नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तराखंड राज्य आज अपनी स्थापना के 25वें साल यानी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस मौके पर देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में क्षेत्र के 47 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। वहीं अलग उत्तराखंड की लड़ाई में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने इस मौके पर जनता से मुलाकात की और स्थानीय उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। वहीं देहरादून के रिजर्व पुलिस लाइन्स में रैतिक परेड हुई, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सलामी ली। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर सीएम धामी भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान ने भी शिरकत की। वहीं सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायकगण सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो उत्तराखंड राज्य अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। अब 25वें रजत जयंती वर्ष में वह प्रवेश कर चुका है और ऐसे में आज वहां पर अनेक कार्यक्रमों की झड़ी सी लगी हुई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ज्यादातर कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। वह लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई आंदोलनकारियों से मुलाकात की। 47 इनकी संख्या बताई जा रही है। इसके साथ ही जो शहीद हुए उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए, उनको भी श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कई सांसद, कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे हैं और सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी इन कार्यक्रमों में शिरकत की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल भी जुड़ चुके हैं। इस खबर पर उनसे बातचीत करेंगे। जी योगेश, आज उत्तराखंड के लिए एक बेहद गर्व का पल है जब वह अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 25 साल कोई मामूली सफर नहीं होता है और ऐसे में अब कहा जा सकता है कि जिस तरह की प्रगति, विकास, डेवलपमेंट, जो भी नाम दें, उसके आयाम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड तैयार है। आज किन किन कार्यक्रमों पर विशेष फोकस रहा, वहां के लोगों की क्या जन भावना है, कौन कौन लोग मौजूद रहे, पूरे शेड्यूल और पूरे कार्यक्रमों में कैसा उल्लास रहा, इसके बारे में बताइए। अरे बिल्कुल, आपको बात करें अगर स्थापना दिवस की, तो बहुत मेहनत के बाद उत्तराखंड मिला है। 24 से 25वें साल में जा रहा है, यानी युवा अवस्था में अब पूरी तरह से पहुंच चुका है और अब आगे बढ़ता है। जब युवा 24-25 साल का होता है तो उसका परिवार वाले भी कहने लग जाते हैं कि अब तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी तरह से प्रदेश से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि प्रदेश अब 24 साल का हो गया तो वो तेजी से आगे बढ़ेगा। आज स्थापना दिवस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले शहीद जो स्मारक है वहां पर पहुंचे, क्योंकि उत्तराखंड के शहीदों ने बहुत कुछ उत्तराखंड के लिए अपना बलिदान दिया। कई शहीद हुए, आज भी उनको याद किया जाता है, गौरव के साथ, गर्व के साथ उन्हें याद किया जाता है और इसीलिए अगर बात करें तो मुख्यमंत्री वहां पहुंचे। उसके बाद भराड़ीसैंण में भी मुख्यमंत्री पहुंचे, क्योंकि भराड़ीसैंण में आज हमारी शीतकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। अगर बात करें तो वहां पे उन्होंने ध्वजारोहण किया और उसके बाद विभिन्न कई अलग अलग कार्यक्रम उनके अलग अलग जगह में है। फिर चाहे हम बात करें उनके जो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो है उन्होंने एक स्वल्पाहार जो है उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही राज्य जो स्तरीय युवा महोत्सव है उसमें भी आज प्रतिभाग करेंगे। परेड ग्राउंड में ये होगा देहरादून में। तो इस तरह से कई सारे उनके अलग अलग कार्यक्रम लगाए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिनको लेकर लोग वहां पर उन्हें मिलने भी जा रहे हैं, देखने भी जा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड का आज स्थापना दिवस और बहुत गर्व के साथ इस स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। योगेश, मुख्यमंत्री धामी ने कई आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया है। इससे क्या मैसेज निकलकर सामने जाता है और कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बता सके तो दर्शकों को बताइए। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का बनाया हुआ उत्तराखंड है। बहुत उन्होंने अपनी शहादत दी है, अपना खून बहाया है और उनको याद करना हर किसी को जरूरी है। तो अगर कोई उन्हें याद नहीं करेगा तो लगता नहीं है कि वो आगे बढ़ सकता है। और इसी तरह मुख्यमंत्री ने भी उनको याद करते हुए आज उनको सम्मानित किया। कई सारे लोगों को, गणमान्यों की बात करें तो अलग अलग गणमान्य जो है वहां पर मौजूद थे। जी, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और अब बात केदार विधानसभा उपचुनाव से रिलेटेड, जहां पर बीजेपी के रुद्रप्रयाग विधानसभा से विधायक भरत चौधरी लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं, अपील कर रहे हैं।
वहीं भरत चौधरी ने चुनाव में बीजेपी की तैयारियों को लेकर कहा है कि प्रदेश में विकास को लेकर बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव हम जीत रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। चौधरी ने कहा कि जो विकास केदारनाथ में हुआ है वह आज काबिल तारीफ है। केदारनाथ की जनता बीजेपी के विकास को लेकर पूरी तरह बीजेपी की प्रत्याशी को इस उपचुनाव में वोट करेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को हमेशा लूटने का काम किया है। जो कांग्रेस के कैंडिडेट मनोज रावत क्षेत्र की जनता से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, वो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उन्होंने सिर्फ खुद का विकास किया है। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज है। उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस और बीजेपी जोर शोर से प्रचार प्रशासन में लगी हुई है, तो वहीं आम जनता अभी साइलेंट मोड में है। हमारे संवाददाता ने केदारनाथ विधानसभा में आम लोगों से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और जहां भाजपा कांग्रेस अपने अपने बड़े दावे कर रही है, तो वहीं क्षेत्र के विकास में यहां की जनता कितना दावे कर रही है, ये भी देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है, जिस जो रूट पे मैं खड़ा हूं वो है यात्रा रूट। यात्रा रूट पे जो स्थिति है, क्या स्थिति है, मैं आपसे, यहाँ पे काफी गाड़ी वाले हैं, ड्राइवर भाई हमारे, जो यात्रा रूट की मीड हड्डी मानी जाती है। भाई जी एक चीज, प्रधान जी, यात्रा रूट है ये हमारा यात्रा रूट है, एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है हमारा यात्रा रूट। तो क्या स्थिति है हमारे यात्रा रूट की और क्या यहाँ के माहौल है, किस तरीके की यात्रा रही है हमारी? बस अब यात्रा रूट का ये एनएचएस थोड़ा बहुत हमारे गाड़ी वालों का जो है सही जो है जो मेंटेन हो गए, वो उतना वो है, वो नहीं हुआ। और बाकी विकास कार्यों में क्या बोलना, तब जैसे हमारे ब्रांच रोड है, ब्रांच रोड में आप देख लो, हमारे जो है 2009 में जो रोड कट गई है, 2024 लगे। अभी एक बार आपदा 2013 की आपदा आई थी, आपदा में जब विश्व बैंक का पैसा आया था, 4 किलोमीटर का पेंडिंग का पैसा मिला, 2 साल में खत्म हो गया। अभी तक जो है 2009 की बनी हुई रोड अभी 2024 हो गया, अभी तक पेंडिंग नहीं। आप गए होंगे उस रोड पे, देखो गाड़ियों का कितना नुकसान होता है। रोड पे आते हैं, हर जगह जो है गाड़ी वालों को हर परेशानी झेलना पड़ता है। बात यह है कि तो आपकी यहाँ पे टोटल गाड़ियां कितनी हैं? गाड़ियाँ हमारे यहाँ पर जो है लोकल में चलने वाली गाड़ियाँ हमारे यहाँ पर चंद्रपुरी में खैर 100 से ऊपर गाड़ियाँ हैं। तो भाई जी यहाँ पे कितनी दुकानें, कितने लगभग इस रूट पे जो दुकानें थी, कितनी दुकानें तोड़ी गई होंगी ये यात्रा के टाइम पे? भाई इसका तो मुझे तो कोई खास अंदाजा है नहीं, मगर वो तो ये दुकानदार लोग ही बता सकते हैं। अच्छा, मतलब काफी सारी दुकानें तोड़ी। आप ड्राइवर हो यहाँ, तो कितनी क्या है स्थिति यहाँ पे? रोड जो हमारे बुनियादी सुविधा होती है हम पहाड़ के लोगों के लिए, तो वो मिल रही है कुछ? सर अगर हाईवे की बात की जाए तो हाईवे तो लगभग ठीक ही है, मगर अगर जैसे जब हम ब्रांच रोड गांव की सुविधाएं की जी, वहाँ पे अगर जब हम ब्रांच रोड पे जाते हैं तो आप लोग खुद भी अगर ऊपर की रोड जो हमारे कोकोला वाली रोड देख सकते हैं आप, या कोई भी ब्रांच रोड देख लीजिए, उनका हाल बिल्कुल बुरा है और कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा बेटा, यहाँ पे कौन से स्कूल में पढ़ते हो? चिल्ड्रन एकेडमी। तो यहाँ पे सरकारी स्कूलों की कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी? नहीं है सरकारी स्कूल में इंटर कॉलेज। अच्छा, इंटर कॉलेज, बाकी कोई बुनियादी सुविधा है नहीं। मतलब स्कूल किस तरीके के हैं यहाँ पे जो सरकारी है? नहीं, इंटर कॉलेज बराबर। अच्छा बेटा, कौन से क्लास में? 12th में। तो कहाँ पढ़ते हो? लाडा बाबा। लाडा बाबा। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से आप 15-16 किलोमीटर। 15-16 किलोमीटर स्कूल है यहाँ। तो ये है यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं की बात करूं मैं, तो बुनियादी सुविधाओं के लिए जो हमारे पहाड़ों में बुनियादी सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, तो उनकी स्थिति यहाँ पे आपने बच्चों से भी सुना होगा। यहाँ पे लोकल ड्राइवर हैं, मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनसे भी बात हुई होगी। तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। देखना यह है कि क्या बुनियादी सुविधाएं हैं और क्या नहीं। आगे भी हम इस तरीके की बात करते रहेंगे आपसे। बागेश्वर में विधायक और जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। कपकोट तहसील के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समय पर और गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। वहीं जनजीवन मिशन, घर घर जल, घर घर नल के कार्य पर लेट लतीफी पर अभियंता को फटकार लगाई गई। स्वरोजगार और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कपकोट में पैराग्लाइडिंग नेशनल गेम आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए।
उत्तराखंड जल निगम के अधिकारियों ने झड़ीपानी क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। एक सप्ताह के अंदर निगम के इंजीनियर क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण कर कार्य योजना को मूर्त रूप देंगे। खास बात यह है कि 18 अक्टूबर को मसूरी नगर पालिका में संपन्न हुई जन सुनवाई बैठक में झड़ीपानी क्षेत्र में सीवर लाइन न होने का मुद्दा उठा था। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने मुद्दा उठाते हुए कहा था कि सीवर लाइन बिछाने में झड़ीपानी क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। 10 साल बाद भी क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं पड़ी है, जबकि यह क्षेत्र मसूरी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस पर जिलाधिकारी सवीन बंसल ने जल निगम को क्षेत्र का सर्वे कर कार्य योजना बनाने के लिए आदेश दिया, जिसके क्रम में आज जल निगम की जूनियर इंजीनियर शिवानी नौटियाल ने संपूर्ण झड़ीपानी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद क्षेत्रवासियों ने अधिकारियों से शीघ्र ही क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने की मांग की है। तो जल निगम का यह निरीक्षण, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां एक सप्ताह के अंदर निगम कार्य योजना को मूर्त रूप दिए जाने का आदेश वहां के जिलाधिकारी के तरफ से दिया गया है। सीवर लाइन बिछाने के लिए यह स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिस तरह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए वहां के जिलाधिकारी ने एक समीक्षा बैठक की थी और इसीलिए झड़ीपानी क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के लिए इसका निरीक्षण किया गया। एक सप्ताह के अंदर विस्तृत निरीक्षण कर कार्य योजना को मूर्त रूप देने के आदेश दिए गए। 18 अक्टूबर को मसूरी नगर पालिका में एक जन सुनवाई बैठक में सीवर लाइन न होने का यह मुद्दा उठा था, जहां उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी समिति से जुड़े प्रदीप भंडारी ने यह मुद्दा उठाया था कि झड़ीपानी क्षेत्र की उपेक्षा हुई है और 10 साल बाद भी क्षेत्र में कोई सीवर लाइन नहीं पड़ी है। मसूरी का महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते इस पर ध्यान देना चाहिए और इसी पर जिलाधिकारी सवीन बंसल ने संज्ञान लिया और सर्वे कर कार्य योजना बनाने के लिए विभाग को निर्देश दिया। इस बाबत जेई शिवानी नौटियाल ने इस क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। मसूरी नगर पालिका परिषद, मसूरी पुलिस और ARTO देहरादून द्वारा शुक्रवार को मॉल रोड में ई रिक्शा का ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इसके बाद इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जाएगी और फिर मसूरी मॉल रोड में ई रिक्शा संचालन का रास्ता संभवतः साफ हो जाएगा। हाथ रिक्शा उन्मूलन के तहत 121 लोगों को साइकिल रिक्शा उपलब्ध करवाया गया था, जिसमें देश विदेश से आए पर्यटकों को असुविधा उत्पन्न हो रही थी। जिसके बाद जिलाधिकारी की बैठक में इस मुद्दे पर वार्ता की गई। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि मसूरी में ई रिक्शा संचालन के लिए शीघ्र कार्रवाई पूरी की जाए। इसके बाद संबंधित विभागों द्वारा मसूरी में मॉल रोड पर ई रिक्शा का सफल संचालन किया गया। खानपुर क्षेत्र लंढौरा के रुड़की लक्सर मार्ग पर एक होजरी के दुकान में भीषण आगलगी की घटना हुई है। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की जद में पड़ोस के व्यापारी की दुकान भी आई। मौके पर अग्निशमन की गाड़ी हालांकि पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दुकान में रखे होजरी के सामानों को महाकुंभ प्रयागराज में बेचा जाना था। प्रयागराज महाकुंभ में बेचने के लिए 7 दिन पहले ही व्यापारी ने यह सामान लाया था। होजरी का यह सामान था। वहीं व्यापारी ने साजिश के तहत डीजल डालकर दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां काफी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आगलगी की घटना से खानपुर क्षेत्र में एक व्यापारी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लंढौरा के रुड़की लक्सर मार्ग पर एक होजरी की दुकान अवस्थित है, उसी के हम बारे में आपको बता रहे हैं। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इसके बाद पड़ोस के एक व्यापारी की दुकान भी इसके जद पर आई। आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन की गाड़ी आई। प्रयागराज में यह सामान ले जाना था और इसीलिए व्यापारी यह अंदेशा जता रहा है कि किसी साजिश के तहत उसके दुकान में डीजल छिड़ककर, डीजल डालकर आग लगाने का काम किया गया है। उसने यह आरोप लगाया है।
विकासनगर के औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में हब फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च सेंटर के प्लांट नंबर 10 में एलपीजी सिलेंडर लीक होने से अचानक आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में काम कर रहे 11 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को भी दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एलपीजी गैस का रिसाव होने से यह आग लगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। देहरादून के इंडस्ट्रियल एरिया सेलाकुई के फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च सेंटर की इस फैक्ट्री में आग लगी हुई। एलपीजी गैस का रिसाव होने से एक आग का गुबार फैल गया, जिससे अन्य एलपीजी गैस के सिलेंडर भी इसकी चपेट में आए और अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने एक विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड को एचआर हेड गोविंद जोशी ने जानकारी दी कि दवा कंपनी हब फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च सेंटर के प्लांट नंबर 10 में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। देश में वन्यजीव अंगों की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की गतिविधि की रोकथाम और धरपकड़ के लिए पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा एसटीएफ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर द्वारा अपनी टीमों को निर्देशित किया गया। वन्यजीवों की तस्करी में संलिप्त प्रत्येक तस्कर की कुंडली तैयार कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ऐसा आदेश दिया गया। एसपी एसटीएफ चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि इसी क्रम में उत्तराखंड एसटीएफ को WCCB दिल्ली से सूचना मिली थी कि विकासनगर देहरादून क्षेत्र में वन्य जीव जंतुओं के अंगों और खाल की अवैध तस्करी हो रही है। उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा अपने स्थानीय सूत्रों से संपर्क किया गया। विकासनगर क्षेत्र में शक्ति नहर पुल नंबर 2 के पास लगे 3 स्टेटस के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति को एक कस्तूरी हिरण और 2 पंजों के साथ गिरफ्तार किया गया। आगे उन्होंने बताया कि वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम की पहली अनुसूची में वन्य जीव का शिकार करना एक गंभीर अपराध है। वहीं पकड़े गए तस्करों के विरुद्ध थाना विकासनगर देहरादून में वन्य जीव अधिनियम वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पौड़ी में खेल विभाग द्वारा पहली बार तीरंदाजी खेल प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर पर कंडोलिया मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश भर के 6 जनपदों के 100 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं। इस खेल प्रतियोगिता में आने वाले समय में बहुत से ऐसे खिलाड़ी आएंगे जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर वहां का नाम रोशन करेंगे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने 3 दिवसीय तीरंदाजी खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से इस खेल प्रतियोगिता से आने वाले समय में तीरंदाजी के क्षेत्र में बच्चे अपने भविष्य को संवार सकेंगे। खेल अधिकारी संदीप इकलान ने कहा है कि इससे पहले तीरंदाजी प्रतियोगिता कोटेदार में आयोजित होती थी। पहली बार पौड़ी में इस तीरंदाजी प्रतियोगिता होने से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है और बच्चे बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में स्थित 3 धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए और वहीं विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत 13 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। पंच पूजाओं के अंतर्गत पहले दिन भगवान गणेश की पूजा होगी। शाम को इसी दिन भगवान गणेश के कपाट बंद होंगे। दूसरे दिन 14 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर तथा शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। तीसरे दिन 15 नवंबर को खड्ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। चौथे दिन 16 नवंबर मां लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग चढ़ाया जाएगा। 17 नवंबर को रात 9:07 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे।
और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।